चलिए आगे देखते हैं। और जो अगला है हमारे पास में स्लाइड वो है पुर्तगाल। आधुनिक भारत में आ चुके हैं और आधुनिक भारत में देखें तो पुर्तगाली आक्रमण जो होते हैं, आक्रमण कहीं हूँ, पुर्तगालियों का जो आगमन होता है तो सबसे पहले अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम भारत में आने वाले भारत में भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम यूरोपियन थे वो कौन थे, पुर्तगाल थे। सबसे पहले बात करें तो 1498 में कौन आता है, वास्को डी गामा आता है। इसके बाद जो वास्को डी गामा द्वारा ऐसा कहते हैं कि यहाँ से जो माल ले जाया गया 60 गुना उसने दाम कमाया, और 60 गुना दाम कमाने के बाद जो यहाँ पर प्रथम गवर्नर बनता है, प्रथम पुर्तगाली अगर आपसे पूछा जाए प्रथम गवर्नर कौन था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर तो कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। दूसरी बात करें, अल्मीडा ने ही जो है शांत जल की नीति लागू की थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि शांत जल की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी, तो आप क्या बताएंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा लागू की गई थी। अल्बुकर्क की बात करें, अगर पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे कि अल्बुकर्क जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। नीनो डो कुन्हा वह व्यक्ति है जिसने गोवा को राजधानी बनाया था। तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने जो है गोवा को राजधानी बनाया था, तो आप क्या बताएंगे कि नीनो डी कुन्हा ने जो है बनाया हुआ था। पुर्तगालियों की देन भारत में क्या है, ध्यान रखिएगा, गोथिक स्थापत्य कला भारत में किसके प्रभाव में आई थी, पुर्तगालियों के उसमें प्रभाव में आई थी। दूसरी बात करें, तंबाकू की खेती भारत में कौन लेकर के आया था, पुर्तगाली। प्रिंटिंग प्रेस जो है भारत में कौन लेकर आए थे, तो आप बता देना कि पुर्तगाली जो है लेकर के आए हुए थे। अगली बात करते हैं और हमारे पास जो अगली स्लाइड है वो है वेदरा का युद्ध है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेदरा का युद्ध जो है 1559 में लड़ा गया था। 1559 में किसके किसके बीच में लड़ा गया था, अंग्रेजों और अंग्रेजों वर्सेस से पुर्तगालियों के मध्य में जो युद्ध लड़ा गया था उसे क्या कहते हैं, वेदना का युद्ध कहते हैं। और इसमें क्या हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी, पुर्तगाली शक्ति लगभग क्या हुई थी, इसमें समाप्त हो गई थी और पुर्तगाली गोवा में समेट गए थे। आगे बात करते हैं वांडीवास की लड़ाई। दोस्तों ये 1560 ईस्वी में लड़ी गई थी, किसके किसके मध्य में, अंग्रेजों और वर्षे से फ्रेंच के मध्य में, जो भारत में फ्रांसीसी कंपनियां थी उनके मध्य में लड़ाई हुई थी और इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। और इस युद्ध के बाद जो फ्रेंच थे वो पुदुचेरी में सिमट गए थे, पुदुचेरी में सिमट कर रह गए थे। अगली बात करते हैं तो वो है हमारे पास में प्लासी का युद्ध। बात करें दोस्तों तो ये हुआ था आपका 1757 में हुआ था। मैंने पिछले क्या बताया है, 1959 बताया हुआ है, क्या थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अगर वहाँ पर मैंने जैसे बेदरा का युद्ध करवाया है किसका, तो बेदरा का, तो वहाँ पर कितना करेंगे आप, ये करेंगे आप 1759 करेंगे, 1759 करेंगे जो पिछले अभी कराया पिछली स्लाइड में। और जो वांडीवास का युद्ध करवाया वांडीवास का, उसे क्या करेंगे 1760 करेंगे, क्योंकि प्लासी युद्ध के आसपास ही हुए थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1900 मिस्टेक से हो गया था, 1900 तो बहुत दूर हो जाएगा अगर जो पीछे करवा दिया है, ध्यान रखिएगा। समय बात करेंगे प्लासी की युद्ध की 1757 में हुआ था, किसके किसके मध्य में हुआ था, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों का मतलब यहाँ से किससे है, ईस्ट इंडिया कंपनी से है। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस है बंगाल के जो नवाब थे जिसका नाम था क्या, सिराजुद्दौला, इनके मध्य में हुई थी। और सिराजुद्दौला का जो वो था, क्या नाम है भाई, सेनापति, और वो सेनापति कौन था, मीर जाफर ने क्या की थी, गद्दारी की थी। और इसमें जो है अंग्रेजों की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। बाद में सिराजुद्दौला को भागते समय पर मीर जाफर के पुत्र ने मार दिया था। आगे बात करते हैं और तो वो है बक्सर का युद्ध है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये हुआ था आपका 1764 में हुआ था। किसके किसके मध्य में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब जो थे मीर कासिम जो मीर जाफर के दामाद थे उसके मध्य में हुआ था। इसमें जो है मीर जाफर यानी कि इसमें
मुख्य रूप से मीर जाफर के साथ में कौन था, अवध राज्य भी था, अवध राज्य भी था। और जो क्या नाम था भाई उसका, मुगल बादशाह, कोई मुगल बादशाह था, शाह आलम द्वितीय था। कौन था, शाह आलम द्वितीय जो था। ये तीनों लोग क्या है मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े थे, परंतु इसमें जीत किसकी हुई थी, बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। और इसी के बाद में जो परिणाम के रूप में क्या हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद, इलाहाबाद की क्या हुई थी, संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि जो है किस युद्ध के बाद हुई थी, तो याद रखिएगा ये किससे युद्ध के, बक्सर के युद्ध के बाद में हुई थी। अगली बात करते हैं, अगली बात देखिएगा वो है फर्रुखसियर। ध्यान रखिएगा, फर्रुखसियर जो क्या था भाई, बाद में बनने वाला मुगल बादशाह था। इसे किंग मेकर जो अली बंधु थे उनके द्वारा बनाया गया था। तो किंग मेकर द्वारा बनाया बनाया गया प्रथम राजा था, यानी कि प्रथम मुगल बादशाह था। राजा का मतलब क्या है यहाँ पर, मुगल बादशाह से है। इसे उपनाम से जो किस जानते हैं, घृणित कायर भी इसे कहा जाता है। ये इसका क्या है, उपनाम, से घृणित कायर भी कहते हैं। 1717 में जो है डॉक्टर हैमिल्टन थे, कौन थे, डॉक्टर हैमिल्टन ने इनका क्या कर दिया, थोड़ा सा इलाज कर दिया। और इन्होंने क्या दी थी, कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्हें व्यापार की अनुमति दी थी बंगाल में। कहाँ पर, बंगाल में। वही कंपनी फिर क्या हो गई, इनके मूड पर आ गई। आगे बात करते हैं, और अगला बात है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रिटिशों की राजनीति। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा यहाँ से मैं अच्छे से बता दूंगा कि एक है स्थायी बंदोबस्त है, तो इसका जनक किसे कहा जाता है, तो इसका पहले बस समय ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस जो है इसका जनक कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहते हैं, ध्यान रखना, कॉर्नवालिस को जो है स्थायी, कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त का हो जाएगा। रैयतवाड़ी का हो जाएगा रीड प्लस मुनरो जो हो जाएंगे, रैयतवाड़ी के हो जाएंगे। और महालवाड़ी के जो हो जाएंगे, क्या नाम भाई, मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी जो है इसके, हॉल्ट मैकेंजी किसके हो जाएंगे, महालवाड़ी के हो जाएंगे। ये कब लागू की गई थी, स्थायी बंदोबस्त की बात करें दोस्तों तो 1793 में लागू की गई थी भारत में। रैयतवाड़ी जो है 1820 में लागू की गई थी, 1820 में, और 1822 में जो महालवाड़ी लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये 19% क्षेत्रफल पर लागू थी। भारत का जितना भी ब्रिटिश, भारत का ब्रिटिशों के अंग्रेजों कंट्रोल में क्षेत्र था उसके 19% क्षेत्रफल पर लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये 51% क्षेत्रफल पर लागू थी। और महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये आपकी लगभग 31% क्षेत्रफल पर, ये 33% क्षेत्रफल पर, हाँ 30-31, ये कितना हो गया है, 50-20-70 हो गया, हाँ 70 हो गया। तो 30% क्षेत्रफल पर लागू थी। कितने पहले, ये 30% क्षेत्रफल पर लागू थी। क्षेत्र बात करें तो स्थायी बंदोबस्त ये बंगाल वाले क्षेत्र में लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये मद्रास मद्रास प्लस बॉम्बे वाले कुछ हिस्सों में लागू थी। और ये जो है पंजाब और यूपी के क्षेत्रों में कौन सी महालवाड़ी व्यवस्था लागू हुई। समझौता जो स्थायी बंदोबस्त में समझौता किससे किया गया था, जमींदारों से समझौता किया गया था। जमींदारों से, जमींदार क्या करते थे, किसानों से राजस्व वसूल करते थे। और जो रैयतवाड़ी में जो सीधा किसानों से समझौता किया गया था, किसानों से समझौता किया गया था। और महालवाड़ी में जो है, जो गांव का मुखिया होता था उसे क्या कहते थे, महाल कहते थे, उसी से क्या किया गया था, समझौता किया गया था। इस प्रकार से ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे क्या कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, अगली बात करते हैं, और अगली बात हमारे पास क्या है, जॉन सुलेवान। तो जॉन सुलेवान का जो कथन परीक्षा में पूछा जाता है, और इसने क्या कहा हुआ था, जो जॉन सुलेवान का कथन है कि हमारी व्यवस्था जो है, इसने क्या कहा था कि हमारी व्यवस्था जो अंग्रेजों ने बनाई हुई है, हमारी व्यवस्था किस प्रकार से स्पंज की भांति कार्य करती है। किसकी भांति, स्पंज की भांति, स्पंज की भांति कार्य कर रही है। और यह है गंगा यमुना से क्या करती है, धन को सोखती है, और लंदन की टेम्सी नदी में क्या कर देती है, निचोड़ कर देती है। तो स्पंज की भांति व्यवस्था काम करती है। किस कथन किसने कहा था, जॉन सुलीवान द्वारा कथन
कहा गया था। आगे बात करते हैं धन निष्कासन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों धन निष्कासन क्या है? तो जब है जैसे मान लीजिए ये क्या है, भारत है, और ये क्या है, भारत है, और ये क्या है आपका इंग्लैंड है। ये क्या है, इंग्लैंड है। अगर भारत से इंग्लैंड की ओर धन का पलायन हो रहा है और उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा, तो उसे क्या कहेंगे, धन का निकलना कहेंगे। यही धन निष्कासन है। बिना प्रतिफल के धन का निष्कासन होना ही क्या है, धन निष्कासन है। विलियम बेंटिक का एक कथन है। विलियम बेंटिक ने जो कथन कहा हुआ था वो कथन क्या है, उन्होंने कहा था कि इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई हैं। क्या भारतीय बुनकरों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि अंग्रेजों ने जो है कच्चा माल पूरा का पूरा भारत से कहाँ भेज दिया, ब्रिटेन में भेज दिया। वहाँ से कंपनी से बनकर पका माल आता था और भारत का हस्तशिल्प क्या हो गया दोस्तों, तबाह हो गया। हस्तशिल्प के तबाह होने से जो कारीगर थे भारत के वो क्या हो गए, कृषि पर निर्भर हो गए। थोड़ा सा एक डाटा देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि भारत की जो हिस्सेदारी थी वैश्विक उत्पादन में देखेंगे तो वर्ष 1800 में कितनी हिस्सेदारी थी, 19 दशमलव जो है 6% हिस्सेदारी पूरे विश्व का उत्पादन करता था भारत। कितना, 19.6% उत्पादन करता था पूरे विश्व का वर्ष 1800 में। 1860 में आते आते जब भारत का पहुंचा, 1860 में पहुंचा तो यह हिस्सेदारी कितनी बची, यह हिस्सेदारी 8.6% सिर्फ बची हुई थी। ध्यान रखिएगा कितनी बची हुई थी, 8.6% बची हुई थी। भारत जो है 1913 में जब पहुंचा तो पूरे विश्व का मात्र 1% उत्पादन कर रहा था, और जब आज़ादी के टाइम पर पहुंचा तो 1% से भी कम उत्पादन कर रहा था। समझिए किस प्रकार से अंग्रेजों ने जो है भारत का खोखलापन कर दिया था। आगे बात करते हैं, अगली स्लाइड है हमारे पास में कि धन निष्कासन का सिद्धांत जो है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। 1867 में एक लेख लिखते हैं वो, जिसका नाम है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। उस लेख का नाम क्या है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक लेख में जो है वो क्या करते हैं, इस धन निष्कासन के सिद्धांत का पहली बार प्रतिपादन करते हैं। बाद में पॉवर्टी एंड आर्बिट्रेज रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में भी यह सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ था। और जो धन ये बह रहा था ब्रिटेन की ओर, इसे दादा भाई नौरोजी ने किसकी संज्ञा दी थी, बहते हुए घाव की संज्ञा दी थी। R.C. दत्त द्वारा आगे चल कर के इसी सिद्धांत का क्या किया गया था, समर्थन किया गया था और दोहराया भी गया था। समर्थन किया गया, साथ ही इन्होंने भी इसी सिद्धांत को दोहराया कि हाँ ये हो रहा है। आगे बात करते हैं, और अगली स्लाइड है हमारे पास में सन्यासी विद्रोह। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 1863 में ये हुआ था सन्यासी विद्रोह। और इसके नेता कौन थे, इसके नेता जो थे मूसा शाह है, मूसा शाह है, और मजमून शाह जो है इसके नेता थे। आनंद मठ पुस्तक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा, पहली बार इसी में जो है वंदे मातरम शब्द कैसी नारे के संदर्भ में प्रयोग किया गया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि आनंद सन्यासी विद्रोह की जानकारी कैसे मिलती है, तो आनंद मठ पुस्तक में लिखती है। उसकी रचना किसने की हुई है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई है। इसी में वंदे मातरम भी मिलता है। आगे बात करते हैं, और आगे बात है हमारे पास में संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह की बात करें दोस्तों तो ये कब हुआ था, 1856 में हमें देखने को मिलता है। और इसके नेता कौन थे, इसके नेता कौन थे, दो व्यक्ति थे, एक था सिद्धू और कान्हू जो है इसके नेता थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे सामने कि मुंडा विद्रोह है। मुंडा विद्रोह दोस्तों ध्यान रखिएगा 1899 में मूल रूप से शुरू तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन विद्रोह का जो मेन समय 1899 में है। और नेता कौन थे इसके, बिरसा मुंडा थे, जिन्हें भगवान का दर्जा भी दिया गया था, बिरसा मुंडा थे। इसे विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, और इसका अर्थ होता है महान हलचल। क्या होता है, महान हलचल जो है इसका अर्थ होता है। बाद में 1900 में जो है बिरसा मुंडा की जेल में रहस्यमयी तरीके से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आगे बात करते हैं,
और हमारे पास अगले जो स्लाइड है अन्य जनजातीय विद्रोह हैं। इसे पाइका आंदोलन की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। बक्सी जगबंधु जो है इसके क्या थे, नेता थे। कौन थे, बक्सी जगबंधु जो हैं इसके नेता थे। भील विद्रोह बात करें तो ये खान देश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, खान देश में हुआ था। और दशरथ सिंह जो है इसके नेता थे। कौन थे, दशरथ सिंह जो है इसके नेता थे। रामोसी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ये पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में हुआ था। अहोम विद्रोह जो है 1828 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, ये असम में हुआ था। और इसके नेता जो थे आपके राजा गोमधर, राजा गोमधर सिंह जो थे इसके क्या थे, नेता थे। चलिए अगली स्लाइड की बात करते हैं। और अगली स्लाइड में जो है हमारे पास किसान आंदोलन है। कौन कौन से किसान आंदोलन हुए, तो नील विद्रोह की बात करें तो कब हुआ था, 1859 में हुआ था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ देखने को मिलती है, नील दर्पण नाम का एक नाटक है उसमें देखने को मिलती है। और नील दर्पण का जो प्रतिपादन किया था किसने किया था, दीनबंधु नाम के एक व्यक्ति द्वारा इसका संपादन किया गया था। अगली बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, 1917 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, गांधी जी द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था, ये बिहार में किया गया था। राम कुमार शुक्ल के आग्रह पर किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये कब हुआ था, 1918 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था। किसके नेतृत्व में किया गया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। मोपला विद्रोह की बात करें तो दोस्तों ये 1921 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, मालाबार तट पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मालाबार तट पर हुआ था। ये भी एक कृषक आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, ये 1928 में हुआ था। सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था, पटेल के नेतृत्व में। और इसी में जो है सरदार पटेल को जो है सरदार की क्या दी गई थी, ये जो उपाधि है वहाँ की बारदोली की महिलाओं द्वारा जो है उपाधि दी गई थी। तिभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, बंगाल में किया गया था। बटाईदारों का मानना था कि हमें 3 भाग मिलना चाहिए और जो किसान है उसे 2 भाग मिलना चाहिए। इसे क्या कहा गया, तिभागा आंदोलन कहा गया। अगली बात करते हैं। और अगली है हमारे पास 1857 की क्रांति के संदर्भ में 1857 क्रांति क्या है, इसका संक्षिप्त परिचय बताना महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो ये मेंस का प्रश्न है। वैसे फिर भी 1857 की क्रांति जो था भारतीयों द्वारा किया गया एक प्रकार का महान विद्रोह था, जिसमें जो है अंग्रेजों की नीतियों के प्रति कहीं ना कहीं भारतीयों का ये क्या था, एक प्रकार का ये कह सकते हैं इसे नाराजगी थी, जो कि एक विद्रोह के रूप में सामने आई। और इसकी शुरुआत जो है चर्बी वाले कारतूसों के साथ हुई थी। सबसे पहले अगर बात करें तो शुरुआत कब होती है, 29 मार्च 1857 को जो मंगल पांडे ने क्या कर दी थी, 3 सैनिकों की हत्या कर दी थी। 3 की क्या कर दी, 3 सैनिकों की हत्या कर दी। वहीं से विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये तो नाम मात्र की थी। वास्तविक शुरुआत कब होती है, 10 मई 1857 को होती है मेरठ में। और जो क्या होते हैं सैनिक लोग क्या करते हैं, जेल तोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। जेल तोड़कर वहाँ की जो मतलब जेल की सिक्योरिटी होती है उनकी हत्या कर देते हैं। और ये कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली में पहुँचते हैं। और दिल्ली में जाकर के क्या करते हैं, बहादुर शाह जो जफर था उसको क्या कर देते हैं, सम्राट घोषित कर देते हैं और विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं। अगली बात करते हैं। अगला जो है हमारे पास कि 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आप गवर्नर जनरल के बारे में बताइएगा कि कैनिंग भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश पीएम कौन था, तो आप क्या बताएंगे, पामरस्टन जो थे, पामरस्टन, पामरस्टन जो यहाँ के क्या थे, पीएम थे। भारत का सम्राट कौन था, बहादुर शाह को भारत का सम्राट बनाया गया था। बहादुर शाह द्वितीय को, या यूं कहे बहादुर शाह जफर को सम्राट बनाया गया था। मुख्य सेनापति कौन थे, तो जॉर्ज एनिसन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य सेनापति थे। और इनका कार्यालय कहाँ पर बनाया गया था, शिमला में जो है इनका कार्यालय बनाया गया था। आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास जो प्रमुख क्रांतिकारी के बारे में पूछा गया है तो बता देते हैं कि झांसी से जो है किसने क्रांति की थी, लक्ष्मीबाई द्वारा झांसी से क्रांति की गई थी। कानपुर से किसने की थी, नाना साहब द्वारा जो क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अवध से जो है महकपरी, महकपरी द्वारा नेतृत्व किया गया था। इन्हीं को क्या कहते हैं, बेगम हजरत महल भी कहा जाता है इसी को, बेगम हजरत महल। दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर थे, लेकिन जो मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, जफर वक्त थे। ये क्या थे, बहादुर शाह के मुख्य क्या थे, सेनापति थे।
बिहार में जो है आप ध्यान रखना, कुंवर सिंह आरा रियासत से जो इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। बैरकपुर छावनी से क्या हो जाएंगे आपके मंगल पांडे जो हो जाएंगे, इन्होंने विद्रोह किया था, बंगाल में है बैरकपुर छावनी, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे मंगल पांडे हो जाएंगे। कहाँ से, थोड़ा सा इंटरनेट कम हो गया। रामगढ़ से कौन हो जाएंगी, अवंतीबाई लोधी हो जाएंगी, रानी अवंतीबाई हो जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो 1857 की क्रांति के स्वरूप के संदर्भ में कई इतिहासकारों ने अलग अलग कहा हुआ है। बेंजामिन डिज़राइली ने क्या कहा था इसे, 1857 की क्रांति को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। वी.डी. सावरकर ने क्या कहा था इसे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्या कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि ना तो प्रथम है यह और ना ही क्या है, स्वतंत्रता संग्राम है, ना तो प्रथम है ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये किसके द्वारा कहा गया था, आर.सी. मजूमदार द्वारा कहा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए। परिणाम ये हुए कि 1858 का दोस्तों अधिनियम लाया गया और इसी अधिनियम के माध्यम से क्या बना, भारत में जो है वाइसराय बनने लगे थे। पहले क्या होते थे, गवर्नर जनरल होते थे। थोड़ा सा क्या होते थे, गवर्नर जनरल होते थे। क्यों, अब क्या होने लगे, वाइसराय जो है होने लगे थे। आगे बात करते हैं कि जो वाइसराय का वही है, वही नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल से जो गवर्नर जनरल होता था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वाइसराय कर दिया गया था। सेना के संगठन के लिए क्या बनाया गया था, पील कमीशन बनाया गया था। जो सेना के पुनर्संगठन के लिए क्या बनाया गया था, पील कमीशन बनाया गया था। ये भाई पेन को क्या हो गया, सेना के संगठन के लिए जो है पील कमीशन बनाया गया था। उसमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा लगता है। कंपनी का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब जो सीधे के सीधे किसके, ब्रिटिश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या करते हैं, हम क्लास को पॉज करते हैं और हम इसका जो है दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें दूसरे भाग में इतिहास का शेष पहलू किया जाएगा। थोड़ा सा तकनीकी इशू आ रहा है, क्या कर सकते हैं। चलिए इंतजार करना, अगले दिन जो है दूसरा भाग इसका अपलोड किया जाएगा।